1 रुपए की बिरयानी बेचने वाली गरीब माँ बेटी। रोड पर बहुत सारे गरीब लोग लाइन लगाकर खड़े थे। तभी बिरयानी का सजा धजा ठेला लेकर एक महिला अपनी 3 बेटियों के साथ आती है। उन्हें देखते बूढ़ा मदन गोपाल खुश होकर बोलता है, अरे देखो आ गई बिरयानी वाली आ गई। अरे जिसको भी बिरयानी खानी है सब लोग आ जाओ। तभी ठेले पर 1 रुपए की बिरयानी का प्रचार सुनकर 1 रुपए का सिक्का लेकर एक बच्चा जिसका नाम चवन्नी होता है वो दौड़ता हुआ आता है। दीदी तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे जल्दी से मेरी 1 रुपए वाली फुल प्लेट बिरयानी दे दो। हाँ ये लो तुम्हारी 1 प्लेट बिरयानी, चलो अब हमारे पैसे दे दो। वो बच्चा खुशी खुशी 1 रुपए का सिक्का बबीता के हाथ में देता है। देखते ही देखते उन माँ बेटी के 1 रुपए की बिरयानी के ठेले के इर्द गिर्द लोगों की भीड़ छा जाती है। लेकिन ताज्जुब करने वाली बात ये थी कि वह सबको 1 रुपए में ही फुल प्लेट बिरयानी खिला रही थी। खाने के बाद एक बूढ़ा उनके पास आकर खुशियों भरे दिल से दुआ देता है, भगवान करे तुम माँ बेटियां दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो। भगवान तुम्हारे मन की हर मुराद को पूरी करे। जिस प्रकार तुम हम जैसे गरीबों बेसहारा और सड़क पर भटकने वाले लोगों को 1 रुपया में बिरयानी भरपेट खिला रही हो, उसी प्रकार तुम्हारी हर एक जरूरतें पूरी हो बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया काका, आपकी दुआओं से ही तो हम माँ बेटियों की बिरयानी का बिजनेस आज इतना चल रहा है। खैर आज मैं मेरी बेटियों की तरफ से हम आप सबके लिए तोहफे भी लाए हैं। अरे बेटिया, हम लोगों का पेट भरवा कर पहले ही तुम हम पर इतना एहसान कर रही हो। गरीब के लिए तो हर दिन 2 वक्त की रोटी मिल जाना ही सोने चांदी मिलने के अनमोल धन जितने बराबर होता है। हम जानते हैं काका, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं, बस आप सबके लिए ये स्वेटर और कंबल लाए हैं, ले लीजिए। गरम कंबल और स्वेटर देखकर रोज रात दिन की ठंड का कहर झेलने वालों के सूरत पर बड़ा संतोष छा जाता है। जहां आज के जमाने में कोई रुपए पैसे तो दूर किसी राह चलते लोगों की मदद नहीं करता। आखिर कौन है ये माँ बेटियां जो न केवल गरीबों को 1 रुपए में भरपेट बिरयानी खिला रही हैं बल्कि उन्हें स्वेटर और कंबल भी बांट रही हैं। जहां गरीब दुखियारी मजबूर माँ सुनीता और उसकी 3 बेटियां बबीता, गौरी, कविता जमींदार के खेत में धान की फसल पीटने का काम कर रही होती हैं। शाम का सूरज धीरे धीरे ढल रहा है, सनसनाती भरी हवाएं चल रही हैं। उसके बावजूद भी गरीब माँ बेटियों का रोम रोम कपकपा रहा है, पर फिर भी उनके कदम थकते और रुकते नहीं हैं। माँ कविता दीदी देखो, अभी तो पूरी तरह से सांझ भी नहीं ढली और आसमान से कैसे शीत बरस रही है। अब हाथ पैर भी सुनने पड़ रहे हैं। घर चलते हैं, बाकी की फसल कल निकाल लेंगे। बबीता बेटी ही, अगर आज हमने आज के आज धान में से चावल को अलग नहीं किया तो जमींदार जी हमें पैसे नहीं देंगे। फिर तुम्हारे पिताजी के लिए दवाई नहीं आ पाएगी और खाने के लिए अनाज भी कहाँ से आएगा। कोई बात नहीं माँ, आप चिंता मत करो, हम चावल की फसल पूरी करके जाएंगे। तीनों चारों माँ बेटी पूरी फसल को साफ करके चावल को बोरी में भरकर सर पर बोझ हला दे जमींदार के घर आती हैं, जहां वह ठंड के मौसम में सुलगी के सामने आराम से बैठा होता है, जबकि वह तीनों कपकपाए जा रही थी। ओए होए 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 होए, क्या मीठा मीठा मूंगफली है। आहा, ठंड के मौसम में मूंगफली और गजक पट्टी नहीं खाई तो क्या खाक जिया। हुकुम, जयराम जी की सारी चावल को धान से अलग कर दिया है, अब हमारी मेहनत के पैसे दे दीजिए। देख सुनीता, अभी मेरी जेब तंग है तो पैसे तो नहीं है। तू ऐसा कर, इसी में से 1 बोरी चावल ले जा। इस बार मैंने अपने हर खेत में चावल की ही खेती करवाई थी, तो इतने चावल को गोदाम में भरकर भी पुराने करने से क्या फायदा। तुम माँ बेटियां बनाकर खाते रहना, बासमती चावल है भाई। हाँ, बासमती बहुत ही बढ़िया बिरयानी बनाकर खाना, 1 नंबर की बिरयानी लगेगी। जमींदार जी, हम जैसे गरीबों की किस्मत में बिरयानी खाना कहाँ है, जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी ठंड के मौसम में आफत है। भला होता जो आप अनाज की बजाय मुझे हाथों हाथ पैसे ही देते, पति का इलाज भी करवाना है। तुम गरीबों की ना यही दिक्कत परेशानी है, किसी भी चीज को ठुकरा देते हो। देख, ये चावल चाहिए तो ले जा, वरना बाद में ये भी नहीं मिलेगा। ले लो माँ,
वरना ये कंजूस जमींदार कुछ नहीं देगा। असंतोष भरे मन से कविता घर आ जाती है, जहाँ उसका बीमार पति सुरेश घाट पर बीमारी में पड़ा खांस रहा था। झोपड़ी के जर्रे जर्रे से ठंड भरी हवा घर में घुस रही थी। आ गई तुम सुनीता। वक्त और हालात कैसे हो गए। ईश्वर ने मुझे हाथ पैर दिया तो है, लेकिन मैं चल फिर नहीं सकता हूँ। सिर्फ बोझ बनकर रह गया हूँ मैं तुम लोगों पर और अपनी बेटियों पर। पिताजी, आप हमारे लिए बोझ नहीं, हमारा संसार आपसे है। हम शहर चलकर आपका इलाज करवाएंगे। माँ भी इस गांव में कुछ नहीं कर पाई। शहर चलते ही वहाँ पर कमाएंगे, खाएंगे। और वैसे भी आप कितनी बढ़िया बिरयानी बना लेते हो। अगर हम शहर में बिरयानी बनाकर बेचेंगे तो भी गुजारे लायक कमा लेंगे। काफी सोचने के बाद सुनीता अपने बीमार पति और बेटियों के साथ चावल की बोरी और थोड़े कपड़े और थोड़े बहुत पैसे के साथ शहर में आ जाती है। माँ देखो, इस शहर में खाने पीने का ठेला कितना चल रहा है। ठंड का मौसम है, लोग चाय पकौड़ी बेच रहे हैं, कोई मोमोज बेच रहा है, लेकिन यहाँ बिरयानी का ठेला किसी का भी नहीं है। और ये हमारे लिए बढ़िया बात है, हम बिरयानी बेचेंगे। हाँ, मगर ये इतना भी आसान नहीं है मेरी बच्चियों। ये शहर हमारे लिए अनजान है और हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है कि हम सीधे बिरयानी का ठेला लगा लें। खैर, तुम सबको भूख लगी होगी ना, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। सुनीता एक दाल चावल के ठेले पर आती है। भैया जी, 3 प्लेट दाल चावल दे देना। ये लो बहन जी, तुम्हारी 3 प्लेट गर्मा गर्म दाल चावल 150 रुपए हो गए। भैया जी, ये तो बहुत अच्छा। ऐसा कीजिए, आप 2 प्लेट और दे दीजिए। 2 प्लेट दाल चावल में ही अब वो लोग आपस में मिल बांट कर खा लेते हैं। पर जैसे ही बारी पैसे देने की आती है तो सुनीता देखती है कि उसका बटुआ उसके पास में नहीं है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, मेरा बटुआ कहाँ गया? लगता है शहर में नई नई आई है बहन जी, बस में किसी ने मार लिया होगा बटुआ। जाने दीजिए पैसे, कोई बात नहीं। नहीं भैया, खाने का कर्ज उतार देना अच्छा होता है। अगर आप चाहें तो मैं सारे बर्तन धो देती हूँ। वैसे भी मुझे काम की आवश्यकता है। ठीक है, फिर धो दो। सुनीता ठंडे बर्फीले पानी से सारे जूठे बर्तन धोती है। अब इसी तरह से बर्तन धोकर वह थोड़े पैसे जोड़ लेती है और फिर गरीब माँ बेटियां मिलकर अपनी बिरयानी का ठेला चालू कर देती हैं। आइए आइए, खाइए खाइए, गर्मा गर्म लजीज स्वादिष्ट बिरयानी सिर्फ 30 रुपए में हाफ प्लेट और 50 रुपए में फुल प्लेट मसाला बिरयानी। खाने पीने में कुछ नया देखकर लोग बिरयानी की खुशबू से खाने के लिए गरीब माँ बेटियों के ठेले पर खींचे चले जाते हैं। अरे वाह, बिरयानी की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, जरा 1 प्लेट लगाना। जी अभी लगाती हूँ मैडम जी। गौरी तीखी हरी लाल चटनी के साथ गर्मा गर्म बिरयानी ग्राहक के आगे परोसते हैं। ग्राहक बड़े चाव से खाने लगता है। भाई वाह, क्या मस्त बिरयानी है। तुमने अच्छे अच्छे होटल को भी फेल कर दिया। ऐसा करो, फुल प्लेट पैक भी कर देना। जी जरूर। देखते ही देखते गरीब माँ बेटी की मेहनत रंग ले आती है। सुबह से शाम तक वह ठंड में बिरयानी बेचती है। लोगों की भीड़ बढ़ती जाती है। उनकी कमाई भी अब बढ़ने लगी थी। एक दिन जब वह ठेला बढ़ा रही थी, तभी किसी गरीब का बच्चा 1 रुपए का सिक्का लेकर उनके पास आ जाता है। आंटी आंटी, मुझको भी बिरयानी खानी है, मगर मेरे पास सिर्फ 1 रुपए है। क्या आप मुझे 1 रुपए में बिरयानी दोगी? ये सिक्का मैंने कूड़े में से पाया है। उस मासूम बच्चे की आंख में उम्मीद लगी देखकर गरीब माँ बेटी का दिल भर आता है। आंसुओं से गौरी उसे प्लेट में बिरयानी देती है। ये लो तुम्हारी 1 रुपए की बिरयानी, और जब भी तुम्हारा दिल चाहे 1 रुपए में बिरयानी खाने आ जाना। वो बच्चा खुशी खुशी बिरयानी लेकर एक झुग्गी के अंदर चला जाता है, जहाँ बहुत सारे गरीबों का बसेरा था। अगले दिन वह सब लोग भी भीड़ लगाकर उन गरीब माँ बेटियों के आने का रास्ता देखने लगते हैं। बिरयानी ले लो, बिरयानी स्वादिष्ट सस्ती बिरयानी, 30 रुपए में हाफ, 50 रुपए में फुल प्लेट, खाओ मस्त मसाला बिरयानी। वो देखो, वो आ गई बिरयानी वाली दीदी और आंटी। उन्होंने मुझे 1 रुपए की बिरयानी खिलाई थी, वो भी बहुत सारी। तभी बूढ़ा आदमी 1 रुपए का सिक्का लेकर आता है ठेले पर। तभी पाँव में पत्थर से ठेस लगने के कारण उसके खून भी आने लगता है। अरे बेटिया, सुना है तुमने कल इस बच्चे को 1 रुपए में बिरयानी खिलाई थी। अरे हम लोगों की भी बिरयानी खाने की बड़ी दिल से इच्छा है। क्या तुम हमें भी 1 रुपए में बिरयानी दोगी? हाँ काका, आप सबको 1 रुपए की बिरयानी मिलेगी। ये सुनकर सब लोगों में सब्र आ जाता है। सुनीता और उसकी बेटियां उन्हें 1 रुपए में बिरयानी खिलाती हैं और
फिर आपने वह कहावत तो सुनी होगी, जैसी नियत वैसी बरकत। गरीब माँ बेटियों को इतने कम दाम में बिरयानी बेचने का मुनाफा होता जाता है और वह हफ्ते का एक दिन निश्चिंत कर लेती है, और जब वह गरीबों को 1 रुपए में बिरयानी खिलाया करती थी। तुमने हमें ये स्वेटर और कंबल दान किया, पर काश की इस दुनिया में बाकी सब अमीर धन वाले लोग भी तुम्हारे जितने दयालु हो जाते, तो हम जैसे गरीबों की रोड पर रहने वालों की ठंड में कभी मौत ही ना हो। ईश्वर जिसे जैसी नियत दे बहन। अच्छा, अब हम चलती हैं, अगले हफ्ते फिर आएंगी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इतना जलील किया, बिना सच जाने ही मैंने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया, जिसकी वजह से तुम्हें अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा। लेकिन अब सच के उजाले ने मेरे मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि मैं तो कुछ देखने लायक ही नहीं रही। मैं समझ गई जो भी हुआ वो सब कुछ बस एक गलतफहमी थी जिसको मैंने सच समझ लिया। लेकिन अब मैं ही माफी मांगने आई हूँ। यहाँ से चलो। खुल गई आंखें, मिल गई चाय, अब जाग जा और दफा हो जा। हमारी खुशहाल जिंदगी को कल भी तूने ही बिगाड़ा था और अभी भी तू इसी इरादे से आई है। दफा हो जा यहाँ से। हम यहाँ खुश हैं और यहीं रहेंगे। ऐसा मत कहिए, मेरे साथ चलिए। जमुना के सामने वो औरत इतना रो क्यों रही थी? क्या वो गलत थी या फिर कुछ और? जानने के लिए चलिए कहानी में पीछे चलते हैं। सासू माँ, चलिए यहाँ से। ये लोग हमें मुजरिम समझ चुके हैं, तो अब ये हमारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे। हमने तुम्हें जबरदस्ती मुजरिम नहीं बनाया है। वो औरतें तुम पांचों ही थी जो उस दिन मुखिया जी के घर में चोरी करने के लिए गई थी। अब हम तुम्हें अपने गांव में नहीं रहने देंगे, क्योंकि ऐसे चोरों के लिए हमारे गांव में कोई जगह नहीं है। गांव के सभी लोग जमुना की बहुओं के खिलाफ खड़े हुए थे। जमुना अपनी 5 बहुओं शालिनी, पूजा, चंचल, दिशा और दिया के साथ रहती थी। पांचों ही बहुओं के पति गांव से बाहर शहर काम करने गए हुए थे, और ऐसे में बहुओं के ऊपर गांव वालों ने मुखिया के घर चोरी का इल्जाम लगा दिया। बहुओं के पास खुद को सही साबित करने का कोई सबूत नहीं था, और ऐसे में उन्हें अपना घर छोड़कर गांव से दूर जाना पड़ा। सर्दी का मौसम था और ऐसे में पांचों बहुएं अपनी सास के साथ घर को छोड़ आईं और इधर उधर भटकने लगी। कितनी सर्दी है। माँ जी, ये शॉल ले लीजिए, आप मेरी शॉल ओढ़ लीजिए। नहीं बहू, मेरे पास मेरा शॉल है, ये वाला तू ही रख, और चलो अब एक घर अगर छिना है तो दूसरे का जुगाड़ कर लो। जिंदगी ऐसे नहीं चलेगी। जमुना के बोलने पर बहुओं ने फिर से चलना शुरू कर दिया और चलते चलते वो गांव से बाहर एक जंगल में आ गई, जहां आसपास बहुत सारे पौधे, एक नदी और एक बड़ी सी गुफा थी। अरे वाह, ये कौन सी जगह है? यहाँ नदी पास होने की वजह से सर्दी बहुत है। माँ जी, ये देखो, यहाँ पास में ही कितनी बड़ी गुफा भी है। क्यों ना हम इसमें ही रहना शुरू कर दें। पांचों बहुएं और सास उस गुफा के अंदर चली गईं और कुछ देर बाद, बहुत भूख लग रही है। यहाँ पर तो बस एक घर है जो बना बनाया है, लेकिन बहुत सारी चीजों का जुगाड़ हमें खुद ही करना होगा। सही कहा, हमें खाने का जुगाड़ करना है, किसी काम का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। माँ जी, हम आपकी जुगाड़ू बहुएं हैं, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं खाने के लिए नदी से मछली पकड़ने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तब तक मैं और दिशा जंगल से लकड़ी और अगर कोई फल या सब्जी मिल गई तो वो लेते आते हैं। बहुओं ने जैसा कहा था वैसा ही किया। दिया मछली वगैरह पकड़ना जानती थी। उसने जुगाड़ से एक लकड़ी में एक धागा बांधा और फिर अपनी कांच की चूड़ी को आधा तोड़कर उसे कांटे की तरह बना दिया और उससे मछली पकड़ना शुरू किया। वहीं दिशा और शालिनी जंगल में निकली हुई थी। शालिनी भाभी, मेरे ख्याल से शायद इतनी सूखी लकड़ियां काफी रहेंगी। लकड़ी तो काफी हो गई है, लेकिन अगर कुछ खाने को भी मिल जाता है तो हमारी मुश्किल आसान हो जाती। शालिनी और दिशा जंगल में घूमने लगी और भटकते भटकते वो ऐसी जगह पर आ गई जहाँ कुछ नींबू, टमाटर और बैंगन वगैरह के पौधे थे, और एक अजीब सी सब्जी भी थी जो देखने से गेहूं के पौधे जैसी लग रही थी, लेकिन उसका रंग गहरा था। दोनों बहुएं उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। अरे वाह, यहाँ तो कितनी तरह की सब्जियां हैं। भाभी, चलिए ले चलते हैं। रुको दिशा, अरे सब्जी हमारे सामने है, क्यों? मंजिल सामने बेशक है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। कभी तुमने सुना है क्या कि फूलों तक पहुंचने के लिए कांटों से गुजरना पड़ता है? जरा आसपास देखो, इन पेड़ों पर बंदर हैं। अगर हम इन पौधों के पास गए तो ये हमें काट भी सकते हैं, इसीलिए हमें ये सब्जियां जुगाड़ से लेनी होंगी। कैसा जुगाड़? मैं बताती हूँ। पहले हमें पत्थर मारकर इन सब्जियों को गिराने की कोशिश करनी है, और जब सब्जियां गिर जाएंगी तब हम आसपास के पेड़ों को हिलाएंगे और किसी भी चीज से ऐसी आवाज करेंगे जो कि डरावनी लगे। उसे सुनकर बंदर भाग जाएंगे और हम जल्दी से गिरी हुई सब्जियों को उठा लेंगे।
शालिनी का प्लान दिशा को पसंद आ गया। पहले उन्होंने चिप चिप कर पेड़ों पर पत्थर मारे। जब सभी सब्जियां गिर गईं, तब शालिनी ने आसपास के पेड़ों को हिलाना शुरू किया और दिशा ने पत्थरों और लकड़ी को एक बड़े पत्थर पर ही पटकना शुरू कर दिया, जिससे कि जंगल में भयानक आवाज आना शुरू हो गई और बंदर उससे डरकर भाग गए। बंदरों के भागते ही मौका देखकर बहुओं ने सब्जी उठाना शुरू कर दिया। दिशा, जल्दी जल्दी उठाओ, बंदर बड़े चालाक जानवर होते हैं, अगर उन्होंने हमें देख लिया ना तो गड़बड़ भी हो सकती है। दोनों बहुओं ने डरते डरते सब्जियां इकट्ठा की और फिर वो उन्हें लेकर अपनी गुफा वाले घर में आ गई तुम बहुओं, मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। देखो जरा, मेरी सबसे जुगाड़ू छोटी बहू ने कैसे जुगाड़ू कांटे से मछली पकड़ी है, और मेरी जुगाड़ू चंचल बहू और पूजा बहू ने मिट्टी से बर्तन और चूल्हा बना डाला, और आपकी ये 2 जुगाड़ू बहुएं आपके लिए सब्जियां और लकड़ी लेकर आई हैं। पता है माँ, हम ये सब्जियां बड़े जुगाड़ लगाकर बंदरों के बीच से लाए हैं। क्या कहा? बंदरों के बीच से? तुम दोनों ठीक तो हो? जंगली बंदर बड़े खतरनाक होते हैं, आज के बाद वहां मत जाना, समझी? माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता। हम अगर वहां नहीं जाएंगे तो पकाएंगे और खाएंगे क्या? कुछ भी खा पका लेंगे, लेकिन अब मैं तुम्हें बंदरों के बीच में नहीं जाने दूंगी। तो फिर कोई ऐसा जुगाड़ लगाना होगा माँ जी कि ये सब्जियां कभी खत्म ही ना हो। अरे हाँ, क्यों ना हम इन्हीं सब्जियों के बीज से खेती कर लें। हमारे पास टमाटर, नींबू, बैंगन और ये एक अजीब सी सब्जी है, हम इन सभी को उगा सकते हैं। नहीं बहू, खेती का आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुमने यहाँ खेती की तो बंदर खुशबू सूंघकर यहाँ भी आ जाएंगे, क्योंकि ये जंगल है, कोई गांव का खेत नहीं। तो क्यों ना माँ हम अपनी गुफा के अंदर खेती करें? गुफा के अंदर से ज्यादा खुशबू बाहर नहीं जाएगी और ना ही हमारी फसल दिखाई देगी। माँ, सही कहा चंचल ने। अपनी बहुओं की बात सुनकर जमुना ने उन्हें गुफा में खेती करने की इजाजत दे दी। बस फिर क्या था, बहुओं ने उन सब्जियों के बीज निकाले और उन सभी को गुफा के अंदर बो दिया। जंगल की मिट्टी उपजाऊ थी, वो अपने खेत में नदी का पानी डालती है और अच्छे से अपने खेत का ख्याल भी रखती थी। जितनी उनकी फसल उगी उतने उन्होंने मछली पर गुजारा किया और बहुत ही कम समय में जंगल की मिट्टी में उनकी फसल आ गई। अरे वाह माँ जी, कितनी अच्छी फसल आई है हमारी। चलो अब इस फसल को काटकर सब्जी मंडी में बेचने चलते हैं। शालिनी के साथ मिलकर सभी बहुओं ने अपनी फसल को गुफा में से काट लिया और वो उसे बेचने मंडी में आ गई। मंडी में उनसे एक सब्जी वाले ने इकट्ठा सब्जी ली। उसने आलू, बैंगन और नींबू के तो जायज पैसे लगाए, लेकिन फिर एक सब्जी के आते ही उसके हाथ कांपने लगे। ये सब्जी बहन कहाँ से मिली? क्या मतलब? ये हमने उगाई है। ये आपने उगाई है? अरे कमाल है, आप तो इस मंडी की सबसे अमीर सब्जी बेचने वाली हो। अरे भाई देखो। अचानक ही लोगों की भीड़ बहुओं के पास इकट्ठा हो गई और देखने पर पता चला कि वो भारत में बिकने वाली सबसे महंगी सब्जी हॉप शूट्स थी, जिसके 1 किलो के ही दाम लगभग 85,000 छूते थे। अरे इस मंडी में सबसे महंगी सब्जी लाई हैं आप, इसके लिए तो बड़े बड़े रईस आते हैं, ये तो आपकी बहुत ही बढ़िया दामों पर बिकेगी। उस आदमी की बात सुनकर बहुएं खुश हो गईं और उन्हें जैसा बताया गया था वैसा ही हुआ। उनकी वो सब्जी बहुत ही अच्छे दामों में बिकी, जिसकी वजह से पांचों बहुओं के मंडी में पहले ही दिन कदम जम गए और उनके पास और भी हॉप शूट्स लाने के ऑर्डर आने लगे। जुगाड़ू बहुएं अब हर रोज ऐसे ही मंडी में सब्जी बेचने को आती और अच्छे दामों पर उनकी सब्जी बिक जाती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक रोज उनके पास वही औरत आई जिसने उन्हें गांव से जलील करके निकाला था और उसके साथ उन पांचों बहुओं के पति भी थे। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इतना जलील किया, बिना सच जाने ही मैंने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया, जिसकी वजह से तुम्हें अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा। लेकिन अब सच के उजाले ने मेरे मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि मैं तो कुछ देखने लायक ही नहीं रही। मैं समझ गई जो भी हुआ वो सब कुछ बस एक गलतफहमी थी, जिसको मैंने सच समझ लिया। लेकिन अब मैं ही माफी मांगने आई हूँ यहाँ से। चलो। खुल गई आंखें, मिल गई चाय, अब जाग जा और दफा हो जा। अपनी खुशहाल जिंदगी को कल भी तूने ही बिगाड़ा था और अभी भी तू इसी इरादे से आई है। दफा हो जा यहाँ से, हम यहाँ खुश हैं और यहीं रहेंगे। ऐसा मत कहिए, मेरे साथ चलिए। हाँ माँ, इसे मुखिया जी ने ही भेजा है। पता है, हम जब गांव लौटे तो हमें आप लोग नहीं मिले, तब हमें पता चला कि आपके ऊपर इल्जाम लगा हुआ है। लेकिन हमने इनकी बात को नहीं माना और आपकी बेगुनाही का सबूत ढूंढा और अब सारा गांव मानता है और जानता भी है कि आप बेकसूर हो। तो अब यहाँ से चलो। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इस जगह ने हमारे पैरों पर खड़ा होना हमें सिखाया है। ये हमारा अब घर है। बहुएं वहां से जाने को राजी नहीं हुई। अंत में उनके पतियों को ही वहां रुकना पड़ा। अब वो सभी मिलकर अपने गुफा वाले खेत का ध्यान रखते थे और खुशी खुशी रहते थे।